अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बेसिकली थोड़ा-सा ज़रा हट के बात करनी है। रोज़ हम पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे भी करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि ज़रा थोड़ा-सा एक रीजनल रिव्यू जो है, उस पे ज़रा बात की जाए और देखा जाए कि स्ट्रैटेजिक लेवल पे इस वक़्त हम किस सिचुएशन में हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारे जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो किस तरफ जा रही है और हमारे जो इंटर-स्टेट रिलेशंस हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, वो किस तरफ जा रहे हैं। और साथ-साथ हम देखेंगे कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, वो उसका भी थोड़ा-सा तज़िया करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली विद रेफरेंस टू द ड्विंडलिंग इकोनॉमी। इस पे भी ज़रा बात कर लेंगे और इस तमाम सूरत-हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी मौजूद हैं। बहुत देर के बाद मेरे प्रोग्राम में आज आ रहे हैं। पहले पीटीवी के ज़माने में हमारे साथ अक्सर आते थे और आज यहाँ पे पहली दफ़ा आ रहे हैं। उनसे ज़रा बात करेंगे एयर वाइस मार्शल जनाब शहज़ाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एयर वाइस मार्शल साहब। जनाब अस्सलाम इस्रार भाई। कैसे हैं जी आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको जी, देख बहुत के बड़ी शुक्रिया। खुशी हो रही है और काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है, तो वेलकम अबॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत दूर जाके बस गए, वरना हम तो आपसे हमेशा मिलने के शौकीन रहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। चौधरी साहब, ये मुझे ज़रा बताएँ, पिछले दिनों में आपने एक आर्टिकल लिखा, वो मैं अभी शो भी करता हूँ और वो आप चूँकि दिफ़ाई तज़िया निगार के साथ-साथ आप सियासी तज़िया निगार भी हैं और साथ-साथ आप स्ट्रैटेजिक लेवल पे भी बातें करते हैं और लिखते भी रहते हैं और वो जो आर्टिकल आपने लिखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, दैट आर्टिकल एक्चुअली क्रिएटेड लॉट ऑफ स्टर इन इंडिया। और उसके ऊपर मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ लोगों ने प्रोग्राम्स भी किए और उसके जो आर्टिकल है उसके ऊपर लाखों के करीब जो कमेंट्स हैं वो आए हैं। तो इट रियली वो जो स्टर जिस तरह क्रिएट हुई है ना, मैं हैरान हो रहा था कि बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल आपने लिखा। आपने उसमें क्या, आपकी वो जिस्ट क्या थी, ज़रा उसका मुझे थोड़ा-सा बताएँ और इन द मीन टाइम मैं आपको वो आर्टिकल भी शो करता हूँ अपने नाज़रीन के लिए ताकि उनको भी रेफ़रेंस के तौर पे वो पता चले जी वो क्या था? जी, बहुत शुक्रिया इस्रार भाई। बात ये है कि वो आर्टिकल का मकसद ये था, पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को और हम सबको जो कि मैटर करते हैं इस मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर एक फ़ैसला साज़ रोल रखते हैं, उनको ये एहसास दिलाना कि पाकिस्तान जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं, उनसे कितना पीछे रह गया है जी हाँ। और पाकिस्तान को कुछ न कुछ जल्द करना पड़ेगा, ताकि हम जल्दी ही ये जो एक फ़ासला क्रिएट होता जा रहा है, मुल्क के इस खित्ते के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के बीच में, उसको हम पाट सकें। आपको पता है पाकिस्तान पे मुश्किलात इस वक़्त बेइंतहा हैं, माशी मुश्किलात हैं, सियासी तौर पर भी बहुत हम अंदरूनी तौर पर उलझे हुए हैं। हमारा खित्ता बहुत मुश्किल है और अगर हम एक ही वक़्त में इन 3-4 चीज़ों पे नज़र नहीं रखते, तो पाकिस्तान की कौम, एक तो हम डिफ़ॉल्ट करने के ऊपर पहुँचे हुए हैं या उसका खतरा रहता है और फिर माशी मुश्किलात की परेशानी रहती है, कोई पाकिस्तान को फ़ेल्ड स्टेट कहता है, कोई क्या कहता है। वो तो अपने साथ-साथ चलता रहता है और पाकिस्तान नेगोशिएट करता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों को ये एहसास है कि दुनिया हुँ, कहाँ से कहाँ चली गई? और उसके लिए फिर मैंने मुवाज़ना किया भारत के साथ पाकिस्तान का। कहा कि उनके यहाँ जो 600 अरब, मिसाल के तौर पे मैंने एक मिसाल दी, 1992 में उनके पास 9 अरब डॉलर के रिज़र्व थे, 9 जी हाँ। अरब डॉलर हुँ, इंडिया के पास और हमारे पास उस ज़माने में कम ही थे, वो भी उनके मुकाबले में, लेकिन कोई बहुत फ़र्क, तनासुब ज़्यादा नहीं था। आज इंडिया के पास तकरीबन तकरीबन 600 हुँ, अरब डॉलर के रिज़र्व्स यस, हैं और हम कहाँ बैठे हैं, हम साढ़े 4 अरब के ऊपर बैठे हुए हैं। बल्कि तो मज़ीद जब कम आप हो गया। और मज़ीद कम हो गया, आज साढ़े 3 हुँ, अरब हो गए, जी हाँ। कल कल और आज के बीच में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप साढ़े 3 अरब और 600 अरब का फ़र्क देखते हैं, आपकी इकोनॉमी का साइज़ 300 बिलियन डॉलर, हम ज़ोर-ज़ोर लगा के 300 बिलियन पूरा करते हैं। ये 270 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है और वो बैठे हैं ट्रिपल 3 गुना, यानी बहुत ज़्यादा मर्तबा 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के ऊपर इंडिया बैठा हुआ। और वही इंडिया हमारे साथ 5 गुना का फ़र्क होता था पॉपुलेशन का, साइज़ का, अपनी इकोनॉमी का। तो वो इंडिया यहाँ से यहाँ कैसे चला गया? क्या हुआ पिछले 1992 के बाद से? फिर मैंने ख़ास तौर पर 2004 के बाद हुँ, उसको स्टडी करके उसका मुवाज़ना किया। तो बेसिक क्रक्स ये था हुँ, कि हमें जागने की ज़रूरत है और हमें ये भी महसूस करना चाहिए कि शायद हम कुछ ऐसी ट्रिक मिस कर रहे हैं, हुँ, जो कि पाकिस्तान को जल्दी फ़ायदा दे सकती है, वक़्त पे फ़ायदा दे सकती है। लेकिन हम अपनी हुँ, कुछ पुराने ऐसे पैराडाइम सोच के ऐसे हैं, जिनको शायद अगर हम थोड़ा-सा वेरी कर लें, हल्का बदलें, तो शायद हमें खित्ते के अंदर से ही
काफ़ी सारी रिटर्न्स आना शुरू हो तो जाएँगी। चोई साहब हम ये जो बजाय आपने आपने जो बात की और इन कंपैरिज़न्स भी दिए कि हमारा इकोनॉमिक कंपैरिज़न क्या बनता था उनके साथ और हम लोग कैसे पीछे चले गए। वेयर डिड वी एक्चुअली फ़ॉल्टर? अब अगर आपसे मैं पूछूँ कि 1-2 चीज़ें जो आप पिन पॉइंट कर दें कि हम कहाँ पे हमने फ़ॉल्टर किया है, कहाँ पे हमने नाकामी शो की है, कहाँ पे हम पीछे रह गए हैं, क्या वजह थी, क्यों पीछे रह गए? तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा और वो ही बुनियादी फ़र्क है। हुँ, वो ये है जी कि इंडिया चला गया जब उसने अपने रिफ़ॉर्म्स किए इकोनॉमी के अंदर। देखिए हुँ। इंडिया हमेशा 2 से 2-3% इकोनॉमी रहा है। हाँ, सारी बिल्कुल। हमेशा पूरी हुँ, तारीख के अंदर उनकी ग्रोथ रेट उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। जी, जी। 2% से 3%। पाकिस्तान अयूब खान के ज़माने में 6% पे गया। एक मॉडल बन के दुनिया के आगे आया। हमने अपनी इकोनॉमी को चेंज किया और कोरिया कहते हैं, कोरिया आके यहाँ से आपके 5 साल 5 ईयर प्लान लेके जाता था। हुँ, एक वो ज़माना था और इंडिया फँसा हुआ था 2 टू 3% के ऊपर, हम 6% से आगे जा रहे थे उस ज़माने में, जबकि 6% बहुत बड़ी फ़िगर हुआ करती थी। अब तो चाइना आपको पता है कभी 9% और 8% उनको 10% बिल्कुल, पे जाने से बिल्कुल। रोकना पड़ता है कि ओवर हुँ, हीटेड ना हो जाए। हाँ। तो इस तरह का माहौल आजकल हो चुका हुआ है। लेकिन इस माहौल में पाकिस्तान नेगेटिव ग्रोथ रेट में आ जाए और इंडिया 6 से 7% पे चले जाए, तो उसकी वजूहात क्या है? पहली हुँ, बात उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। पाकिस्तान ने उनसे पहले ओपन कर लिया था इंसिडेंटली। उन्होंने हुँ, हमसे बाद में किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ ये की कि उन्होंने प्रोडक्शन ग्रोथ की तरफ चले गए। यानी ग्रोथ 2 तरह से होती है। हुँ, आप ग्रोथ करते हैं कि पैसे की रेल पे चलता रहे पैसा। ये हम इम्पोर्ट इकोनॉमी बन गए। हमने हाँ। पैदावार कुछ बढ़ाई नहीं, पैदावार बढ़ाई नहीं, पैसा बाहर से कभी लिया, कभी किधर से लिया और वो पैसा फिर उसको रोल किया अपने लोगों के अंदर, जिससे लोगों को एक अमारत का एहसास हुआ और हमने और खरीदारी शुरू कर दी, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, हुँ, बड़े-बड़े घर, बड़े-बड़े और तरीके। लेकिन उस पैसे को चैनलाइज़ नहीं किया अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने में, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने में, ताकि वो यील्ड जो कि हमारा इंडियन पंजाब का हुँ, एक फार्मर लेता है, वो हम पाकिस्तानी पंजाब का फार्मर क्यों नहीं ले सकता, वो यील्ड। हमने ना बीज बेहतर किए, ना पानी का इस्तेमाल बेहतर हाँ। किया, रिसोर्सेज़ को फ़िल्टर करते रहे। तो हमने हमेशा माँगे की इकोनॉमी के ऊपर गुज़ारा किया है, बजाए इसके कि हम अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सीखें और अपने पैरों पे तब आप तब खुद खड़ा होते हैं, जब आप अपने अंदर ग्रोथ करें। यानी अगर आपकी हुँ, इंडस्ट्री 1 है, तो आप 3 लगाएँ। 2 हैं तो 4 लगाएँ, उसके अंदर मशीनरी तब्दील करें, उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएँ और फिर हुँ, एक्सपोर्ट करें चीज़ें दुनिया में। तो हाँ। जब ये तल्लक बनता है आपका, तो फिर आप दुनिया के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होते तो क्या जाते हैं। क्या इसमें एक और फैक्टर जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर इंडिया की हिस्ट्री में रहा है और वो हमने देखा है कि जो उनकी पॉलिटिकल एक कंटिन्यूटी है या स्टेबिलिटी है, वो हमने देखा कि वो एस्टेब्लिश्ड रही। उसमें कोई इस तरह के जर्क्स नहीं आए जिस तरह के हमारे यहाँ आते रहे हैं और अभी जिस तरह रिसेंटली एक रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इस तरह के उन्होंने तजुर्बात नहीं किए ख़ास तौर पे जमहूरियत के हवाले से अपने जो उनका सेटअप है उस हवाले से। क्या ये भी एक फैक्टर था जी? देखिए, आप अगर आप सियासी मुश्किलात की बात करेंगे तो वो सेपरेट, लेकिन चूँकि मैं बिल्कुल मुआशी तौर लेवल्स पे ठीक। बात कर रहा हुँ, हूँ, मुआशी फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो ठीक। 47 से लेके 47 से लेके 97 तक यानी 50 साल, उनका वही कंटिन्यूटी थी। लेकिन हुँ, उस कंटिन्यूटी ने 2 टू 3% ग्रोथ रेट दिया सिर्फ। वो इंडिया बन नहीं पाया। हुँ, 98 में जाके उन्होंने पहली तब्दीली की, जब अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और ये ओपन ज़माना किया, था हाँ। जब राजीव गांधी का। हाँ। राजीव गांधी ने ये तब्दीली क्रिएट की अपने इंडिया के। उन्होंने कहा जी खोलो, ये जो कंट्रोल हुँ। किया हुआ है, ये जो बाबू ने हर चीज़ बा अपने हाँ, हाथ जिस में रखी। तरह सिर्फ़ वहाँ पे किसी ज़माने में एम्बेसडर कार हुआ करती थी और उसके बाद फिर उन्होंने उसको लिबरलाइज़ किया जी, और और सारा ओपन उन्होंने कर और दिया। साथ ही साथ फिर उन्होंने इजाज़त दी लोगों को और अमीर होने की। तो हुँ, इसमें आपने देखा अंबानीज़, टाटाज़, वो बिल्कुल, बिल्कुल। अडानीज़ जो भी हैं ये सब के सब इतने, बिलियनेयर्स और आ फिर गए। मिटल्स मिटल्स ये सब के सब फिर ऐसे ये इंटरनेशनल फिगर्स बन गए। मिटल ठीक। इस वक़्त इंडिया का मिटल जो है इस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी स्टील, जो हुँ, अगर कोई मैग्नेट है तो वो उस मिटल है। अडानी इस वक़्त ही इज़ टॉप आई थिंक चौथे या 5वें हाँ, नंबर पे आता है चौथे-5वें नंबर पे। हुँ, अमीर 3 लोगों के अंदर, दुनिया के सही अमीर बात। 3 लोगों। तो उन्होंने इंडिविजुअल ग्रोथ को, इंडिविजुअल आदमी को वेल्थ बनाने दी। जब हुँ, आप वेल्थ किसी इंडिविजुअल को बनाने देते हैं, आप पैदा करने देते हैं वेल्थ को और वो प्रोडक्शन के साथ हो रही है, रिलेटेड है, तो फिर वो दूसरे जो लोग उनके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनकी ट्रेड के अंदर काम करते हैं, हुँ, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के अंदर भी जाती है। और आपने देखा ठीक। है बहुत बड़ा उनका जो एक मिडल क्लास या जो गरीब हुँ, लोग थे वो मिडल क्लास में आए। तकरीबन कहा जाता है कि 26-27 करोड़ लोग उन्होंने ट्रांसफर किए ट्रांसफ़र गुर्बत से उठा के गुरबस मिडिल क्लास के अंदर इंडिया ठीक, में। ठीक। तो जब आप अच्छा। ये एक आपके पास मॉडल अवेलेबल है,
तो फिर आपको भी अपने मुल्क के अंदर देखना पड़ेगा, हम वो कश्मीर को ना छोड़ रहे हैं, ना हाँ, हम वो जो दुश्मनी उन्होंने हमारे साथ रखी हुई है, ना हम उसको सरफ़े-नज़र कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही रहे, तो आप बहुत ही पीछे रह जाएँगे। हुँ, वो इंडिया मुख्तलिफ लीग में चला जाएगा, ऑलरेडी जा चुका है। आपको अगर उससे कोई तल्लुक रखना है बना के एक, जैसे कहते हैं ना मोहल्ले के अंदर थोड़ी-सी हुँ, हुँ। आपका एक यानी अगर ताल्लुकात अगर बेहतर रहने अगर चाहिए। तो नहीं बेहतर रहने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई दुश्मनी भी लगानी हो तो फिर बराबर वाले के साथ दुश्मनी लगाई जाती है। हुँ, हुँ, हुआ ठीक है। ये है कि वो हुँ, हमें छोड़ के आगे को चले गए। वो तो कह आगे रहे हैं निकल यार गए। तुम लोगों के साथ दुश्मनी लगाना भी कोई इतना मुनासिब नहीं रह गया। हमारा ठीक है, अपना इंप्रेशन खराब होता है दुनिया में। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल आपने लिखा और जो हमने दिखाया, इस आर्टिकल के बाद हमने देखा कि वेरी नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अल अरबिया को। अब ये कोई कोइंसिडेंस था कि उसके बाद उन्होंने जनाब उसी इंटरव्यू में एक ऑलिव ब्रांच जो है वो पेश की इंडिया को, कि टॉक्स होनी चाहिए और हम लोगों ने सबक सीख लिया है और हमें मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि कश्मीर को रिज़ॉल्व किया जाए या आर्टिकल 370 का कोई ज़िक्र नहीं किया। तो क्या ये आपके आर्टिकल का असर था या क्या था? ये क्योंकि इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी बात की है। 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरा ख़्याल है कि मेरे आर्टिकल को पाकिस्तान में भी और ख़ास तौर पे इंडिया में तो ख़ैर उसको तमाशा बनाया गया, क्योंकि वो हुँ, लेके उड़ पड़े। उन्होंने कहा देखें जितना बड़ा हुँ। वो आपका एक मिलिट्री का ऑफ़िसर, सीनियर ऑफ़िसर, रिटायर्ड ऑफ़िसर, उसने ये लिख दिया क्या वग़ैरह, कर रहा है? वग़ैरह। हुँ, उन्होंने उस तरह तमाशा बनाया उसका इंडिया के अंदर, और बड़ा पॉपुलराइज़ उसको वो वायरल हुआ। और उसका लेकिन आपने जवाब भी दिया फिर अगले हफ्ते आपने जवाब भी दिया, लेकिन हुँ, लेकिन लेकिन उससे बढ़ के देखिए, ये सोच तो सब में अयां थी कि हुँ, पाकिस्तान को, लेकिन मेरे ख्याल में किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जो पाकिस्तान में कमेंट्स हुँ, आए, जो मुझे कमेंट्स आए, वो ये कि ये सबको पता था कि हाँ, इंडिया बहुत आगे जा चुका है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था पाकिस्तान में ये बात हुँ, करने की। हुँ, तो लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया कि आपने हिम्मत की और आपने एक सही तस्वीर पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान तशख़ीस को कर दिया दिखाई। आपने, तशख़ीस डायग्नोसिस कर दे दी दिया। उस चीज़ हाँ, को। अच्छा, तो एक तो ये एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट, असल में शहबाज शरीफ साहब गए थे यूएई उस दिन। जी हाँ, अब जब वो यूएई ले गए थे पैसे लेने के लिए। वो जब पैसे लेने के लिए गए, तो मैं अब अज़्यूम कर सकता हूँ कि वहाँ पे जो हुँ, गुफ्तगू हुई उनके ऑफ़िशियल्स के साथ, प्रेज़िडेंट वगैरह के साथ, शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने कहा जी कि आप अपने मामलात भी ज़रा बेहतर करें। जिस तरीके से हुँ, सऊदी अरेबिया ने, आपको पता है कि पिछले दिनों एक डिवोर्स के अंदर ही उनके वज़ीर ने कहा कि हम अब जी, जी, फ्री इमदाद किसी को नहीं देंगे। हाँ, लोग अपने यहाँ रिफ़ॉर्म्स करें, अपनी सोचों को तब्दील करें, अपने हुँ, मामलात को बेहतर करें, तो सिर्फ़ उस कौम को हम हुँ, उधार देंगे या पैसे देंगे जो कि खुद अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करेगी। ठीक बात। मुझे लगता है ऐसी ही कोई बात। और ये याद रखें कि यूएई के साथ भारत के बहुत करीबी ताल्लुकात पिछले कोई बहुत ज़्यादा। 10-12 हुँ, साल में हुँ, ज़्यादा बेहतर हुए हैं और क्लोज़ हुए हैं। वहाँ पे हाँ, बहुत बड़ा बिज़नेस का रिलेशनशिप हुआ। $70 बिलियन के करीब यूएई जो है वो बिल्कुल, लगाने जा रहा बिल्कुल। है यूएई के इंडिया में, हाँ, इंडिया के इंडिया अंदर। में। सिमिलरली इंडिया का भी इन्फ्लुएंस बहुत शुरू से ही बहुत ज़्यादा था, अब और ज़्यादा हो चुका हुआ है यूएई के अंदर। हुँ, तो मेरा ख़्याल है यूएई ने मेंशन किया, यार आप लोग एक जंगी माहौल बना के रखा हुआ है, कभी अफ़गानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, हाँ, कभी किसके साथ लड़ रहे हैं, कभी क्या मसाइल हैं। ज़रा इनको थोड़ा पीसफुल बनाएँ, स्टेबलाइज़ करें, ताकि आप हुँ। इकोनॉमी पे फ़ोकस कर सकें। तो मेरा ख़्याल है उस बुनियाद पे इन्होंने कहा होगा जी कि हम अपने हालात, जो कि और हमारा इसी प्रिंसिपल वजह से फिर वो अल अरबिया को चूज़ किया इंटरव्यू देने के लिए भी। इंटरव्यू देने के लिए। और फिर मेरे ख़्याल हुँ, में बात ये है कि जो बुनियादी तौर पर यही है कि हम, ये तुम्हारा प्रिंसिपल स्टांस है ना कि हम हुँ, खित्ते में तमाम मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहते हैं। और फिर साथ हम ये कहते हैं, कश्मीर का ज़िक्र करते हैं कि कश्मीर के ठीक। मामलात को दुरुस्त होना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान उस नहज पे पहुँच चुका है, जहाँ ये समझता है कि कश्मीरियों के मामलात, अब कश्मीर से हट के हम कश्मीरियों पे आए हैं कि कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए। उन पे जो ज़ुल्म हो रहा है वो बंद होना हुँ, चाहिए। कश्मीरियों पे एज़ ह्यूमन बीइंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, वो अगर बेहतर किया जाए, तो पाकिस्तान और भारत फिर आगे चल के अपने मामलात, अब भारत मुश्किल आपके साथ एक्ट करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कोई एक डिफरेंट लीग में जा चुका है, उसके तल्लुकात बड़ों-बड़ों से हैं, वो हाँ। बहुत आगे जा चुका हुआ है अपने मुआशी तौर पर, अपने फुटप्रिंट के तौर पर, उन्होंने अपने उन्होंने ग्लोबल उन्होंने बाकायदा इम्पैक्ट तौर के पे तौर पर। उन्होंने डी-हाइफ़नेट करवा लिया अपने आप को। डिहाइड्रेट करवा लिया। और दूसरी बात ये हुई, देखिए मैं कहता हूँ, आज से जब हम 7, 8, 10 साल पहले, जब 2014-15 की बात है, जब ये हम आपस में बैठा करते थे यहाँ पे हमारे मुल्क के, जो कई दफ़ा मुझे भी उसमें इनवाइट कर लिया जाता था, बातें हम किया, तो उस वक़्त हमेशा ये कहा जाता था, मैं ये सजेस्ट करता था कि देखें, अब अगर हमें कोई ना कोई रास्ते निकालने पड़ेंगे, सीपैक आ हुँ, रहा है, सीपैक के साथ एक लेटरल आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अगर आपने कहीं जाना है, अफ़गानिस्तान के थ्रू आ गए, वगैरह-वगैरह, तो वो हुँ, स्ट्रैटेजिक
किस्म की सोच थी। तो उसमें कहा ये जाता था कि यार आप इस वक़्त ये इंडिया के साथ तल्लुकात को फ़िलहाल बैक बर्नर पे डाल दें हाँ, और हम देखेंगे जिस तरीके से चीन जिस तरीके से बढ़ रहा है आगे 100 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, तो आपने देखा कि एक कश्मीर के मामले के ऊपर एक तब्दीली आई कि एक ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर का ज़्यादा ज़िक्र शुरू हो गया। हाँ, टेरिटोरियल से हट के मामला ह्यूमन राइट्स पे चला गया कश्मीर के अंदर। एक ये तब्दीली आई, लेकिन लोगों का ख़्याल ये था कि इस वक़्त हमें इंडिया को थोड़ा दूर रखना चाहिए अपने आप से। हुँ, हुँ, होता ये है कि जब आपके हाथ में कुछ पत्ते हो ना, जब आप खेल रहे हो एक-दूसरे हाँ, के साथ, तो जब आपके हाथ में पत्ते हों तो उस वक़्त आपकी कोई चाल कामयाब हो सकती है। जब हुँ, पत्ते ही सारे खत्म हो जाएँ आपके हाथ से, तो फिर आप गेम से बाहर हो जाते हैं। तो मुझे हुँ, यूँ लगता है कि जैसे हमने वो वक़्त गँवा दिया हुँ, और गाड़ी स्टेशन से निकल चुकी है। लेकिन शुक्र करें अब एक और तरीके से देखना है, आई मीन पॉज़िटिविटी ये है इसके हुँ, अंदर कि अब छोड़ के हर तरफ से इंडिया को भी छोड़ें, हर चीज़ को छोड़ें, अब अपने अंदर हुँ, फ़ोकस करें। अगले 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। इस मुल्क में प्रॉमिस बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। छोटा मुल्क है ये 1.4 अरब लोगों का मुल्क नहीं है। अगर वो इकट्ठा रख हाँ, सकते हैं हुँ, 1.4 तो हम 22 करोड़ को तो इकट्ठा रख सकते हैं ना। सही हमारा बात। एसेट है हमारी डिफेंस फोर्सेस। उन डिफेंस फोर्सेस को हम पिलर बना के यानी उनको अपनी जगह पे कायम रख के और पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्रिएट करें और अपने आप को रीबिल्ड करना शुरू करें इकोनॉमिक सेंस के अंदर और सोशल और पॉलिटिकल सेंस के अंदर। तो आप मेरा ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर का जब ये आपने ज़िक्र किया, क्या कश्मीर को फिर हम वाक़ईतन उसी तरह जिस तरह अभी बात आपने की कि बैक बर्नर पे उस ज़माने में जब बात होती थी, उसी तरह रख के उनके साथ ट्रेड वग़ैरह शुरू कर दी जाए, रीजनल कंट्रीज़ के साथ एक सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए, एक rapprochement जो है वो इंडिया के साथ भी हो जाए। तो ये आप बेसिकली सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह करके आप अपने आप को एस्टेब्लिश करें इकोनॉमिकली। किसान साहब आपके आपके व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इस वक्त अगर चीन की कोई जंग हो सकती है सबसे बड़ी जंग और हुँ, सबसे खतरनाक जंग वो ताइवान के ऊपर हो सकती है। यानी बिल्कुल। अमेरिका और चीन ताइवान के ऊपर भिड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। ताइवान चाइना का इस वक्त सबसे बहुत बड़ा बड़ा ट्रेडिंग दुश्मन पार्टनर। हुँ, बहुत बड़ा दुश्मन है हुँ। और उसके बावजूद एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ट्रेडिंग जितनी पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट चिप की तो सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है ताइवान से होती है उधर चाइना को। एक बहुत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुँ, टीएसएमसी उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त हुँ, चाइना के अंदर हो रही हैं। हुँ, तो कहने का मतलब और ताइवानीज की जितनी इन्वेस्टमेंट चाइना में है शंघाई के अंदर है बाकी जम्मू शहरों में आप सोच नहीं सकते। ये बिल्कुल, दुश्मन दो दुश्मन मुल्कों की बात कर रहा हूँ। हुँ, एक और 135 अरब डॉलर 135 अरब डॉलर का ट्रेड है इंडिया और चाइना का। हम कितना बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करते हैं इंडिया चाइना को इंडिया के मतलब हम हुँ, जब उनको कोरिलेट करते हैं स्ट्रेटेजिक सेंस में तो हम कहते हैं कि चीन जो है वो इंडिया के साथ एक दुश्मनाना रवैया रखता है और हुँ, पाकिस्तान और हुँ, चाइना उनको भी ये खतरा रहता है कि पाकिस्तान और चीन मिल जाएंगे और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं। सीपेक को वो खतरा समझते हैं इंडिया वाले। लेकिन 135 अरब का सिर्फ और सिर्फ आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। जिनके यहाँ तो मैंने उस पे हाँ, लिखा है मैंने कहा जिनके यहाँ 135 अरब का आपस का तल्लक हो ना ट्रेड ट्रेड का। रिलेशंस का हुँ, तो हुँ, वो कभी लाइव फायर नहीं करते, वो हाँ, लाठियों से एक दूसरे को मारते हैं चाहे जितनी हाँ। मर्जी ब्रॉल हो जाए। तो इसलिए ये वो चीजें हैं जिनको कि हमें अपने अंदर इम्बाइब करना है और रियलाइज करना है कि असल वसाइल में हमेशा इसमें मास्टर साहब थोड़ी-सी एक मेरी गुज़ारिश है वो ये है कि जब एक छोटा मुल्क होता है ना, बड़े के एक बहुत बड़े जायंट के साथ जो रह रहा हो, उसको हर वक़्त इनसिक्योरिटीज़ का फ़िक्र रहती है। उसको ये होता है कि यार कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, कहीं और कुलभूषण यादव ना आ जाए, फलाना ना आ जाए। ये क्या किया जाए कि इंडिया की तरफ से कोई आपको गारंटी मिले कि जी ठीक है, अगर आपने कश्मीर को थोड़ा-सा बैक बर्नर पे रखा है, फ्रीज़ किया है थोड़ा-सा, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको आपके साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी और आप हमारे साथ मिल के ट्रेड करें या सब कुछ करें। कोई इस तरह की गारंटी उनकी तरफ से भी तो आए ना। किसान साहब दुश्मनों से गारंटी तो नहीं लेते कभी, दुश्मनों का तो मुकाबला करते हैं ना। हुँ, हुँ, तो जब दुश्मन मुझ पे वार करेगा, तो उसको 2019 वाला जवाब दूँगा ना मैं। हुँ, क्या मुझे अपने अंदर दमख़म महसूस नहीं होता? मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जो जो इनसिक्योर होता है ना, जो कमज़ोर होता है, वो इनसिक्योर होता है। हुँ। कमज़ोर इनसिक्योर होता है। हम कमज़ोर नहीं हैं। मैं यही तो बार-बार बताना चाहता हूँ, हम 1965 सिर्फ़ हम छोटे कमज़ोर हैं। हम सिर्फ़ छोटे हैं, हम कमज़ोर नहीं हुँ, हैं। हुँ, और जब ये इस किस्म का आपके एश्योरेंस हो और ये सिक्योरिटी हो, तो आपको किसी से गारंटी लेने की क्या ज़रूरत है? कोई करके हुँ, तो देखे। देख लिया ना उन्होंने। हाँ, 2019 में देखा, उसके बाद उन्होंने उनका खाम अपनी जगह चले गए ना, बैठ गए। इसीलिए तो वो केयरफुल हैं। और क्या इंडिया हुँ। चाइना से छोटा नहीं है?
कितना छोटा है ताकत के हिसाब से, हाँ, बहुत छोटा है। वो तो कहता है कि मुझे कितनी दफा ये मार के खत्म कर देगा चाइना जो है, इसीलिए तो उसको हुँ, बाकियों की जरूरत पड़ती है। अमेरिका भी मेरा साथ दे, फलाना भी साथ दे, ये भी साथ दे। तो इसलिए ये कमजोरी कमजोरी ये नहीं होती। कमजोर जो होता है वो इनसिक्योर होता है। हम कमजोर नहीं है, हम मजबूत हैं। हमें सिर्फ अपनी मुआशी और सोशल अंदाज में, और एक कश्मीर का जिक्र आपने किया था, कश्मीरियों का देखिए, जैसा मैंने कहा, आप जो है ना उसका टेरिटोरियल जो हुँ, उसका एक वो था जो शक्ल थी उस मामले की, उससे आगे बढ़ के अब ये एक ह्यूमन राइट्स का मसला बन चुका हुआ है हुँ, कश्मीर का। हुँ, जब तक, और उनका हक है, आजादी उनका हक है, आजादी के लिए वो लड़े हैं, उन्होंने जाने दी हैं, उन्होंने, उनको आजादी उनको मिलनी चाहिए जैसा दुनिया के बाकी ममालिक को मिलती है। लेकिन बात यह है कि जब तक आजादी नहीं मिलती उस वक्त तक पाकिस्तान का हक है कि परसिक्यूशन के खिलाफ, उनके हकूक के खिलाफ जिस किस्म का जुल्म और सितम जारी रहता है, वो हमारा, हम वो उसके ऊपर आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। ये इंडिया कभी बंद नहीं कर सकता। क्या इंडिया चीन के मामले में बहुत सारी ऐसी शिकायत नहीं करता? चीन और अमेरिका के कितने हुँ, तल्लुकात हैं आपस में, 650 हाँ, अरब की डॉलर की उनकी ट्रेड है। लेकिन रोजाना अमेरिका के अखबारों में चीन के सिंकियांग के इलाके के बारे में, वहां पे और मुसलमानों के बारे में किस किस्म के वहां पे गुफ्तगू की जाती है, कोविड के बारे में क्या गुफ्तगू की जाती है। हाँ, हमें रोक कोई नहीं बिल्कुल। सकता बात करने से। लेकिन आजकल मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर मल्टीलैटरल तरीकों से तल्लुकात की नहज को हमें डेवलप करना होता है। पैराडाइम्स बहुत सारे एक वक्त में 3-4 चल रहे होते हैं। यानी सिर्फ एक कश्मीर को आप बोन ऑफ कंटेंशन ना बनाएँ, उसको ना बनाते हुए आप उनके साथ ट्रेड भी करें, अपने इश्यूज़ के ऊपर बोलते भी रहें और सब कुछ आप अपनी जो अवेयरनेस है वो क्रिएट भी करते रहें पूरी दुनिया में, लेकिन साथ-साथ ट्रेड भी करते रहें। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। अगर ट्रेड से फर्क पड़ता है, अगर ट्रेड से फर्क पड़ता है, इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि क्या इंडिया आपसे बात करने के लिए, ट्रेड करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार। हुँ, हुँ, लेकिन आपको अपनी सोच के अंदाज को बदलना होगा ना। देखिए ना, हुँ, दुनिया आपके पास, चीन और अमेरिका, चीन और इंडिया, चीन और इंडिया इस वक्त सबसे बड़ी, इंडिया इस वक्त 7 या 8% से ग्रो कर रहा है। इंडिया छह, मैंने कहा ना, 3 खरब डॉलर की उनकी इकोनॉमी है, और उनकी 600, 650, 600 के करीब बिलियन डॉलर का उनके रिजर्व है। चाइना के पास 3 खरब डॉलर के रिजर्व है। कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपके नेबरहुड में हो रही है, हुँ, और आपने दीवारें बना के साइड पे अपने आप को बंद किया हो। यानी कोई सोचे कि हाँ, तमाशा लगा, मेला बाहर लगा हुआ है, और आपने कहा दरवाजा बंद कर दो ताकि मेले की आवाजें मेरे तक ना आए। हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ी सी सोच को, अंदाज को तो बदलना ये पड़ेगा। जोशी साहब इसमें फिर एक चीज़ मुझे ज़रा बताएँ कि इसी तरह का प्लान जो था वो हमें रिपोर्ट हुआ कि जनरल बाजवा साहब भी यही चाहते थे कि कश्मीर को थोड़ा-सा सर्दखाने में रख के साथ ट्रेड की जाए और यही वजह थी कि आपको याद होगा कि उन्होंने 1-2 दफ़ा तकरीर में भी कहा कि लेट्स बैरी द पास्ट और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहीं और उसके बाद हमने देखा कि मामला जो थे वो ख़राब होने शुरू हुए। क्या वो उनका मॉडल ठीक था? क्योंकि हमने देखा कि जो नए चीफ़ आए हैं, इन्होंने आते ही जो पहला दौरा किया वो एलओसी का किया और कश्मीर के ऊपर उन्होंने बात साफ तौर पे की कि कश्मीर हमारा कंसर्न है और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या आपको देखिए कुछ चेंज बात, नज़र आ रही है दोनों में? नहीं, कमर बाजवा का ना ये काम था, ना ये उसका रोल था। हुँ, कमर बाजवा का काम है सरहदों का दिफा करना, हुँ, और वो जाएगा एलओसी, और उसको एलओसी पे जाना चाहिए, और एलओसी पे जाके अपने लोगों को वाह वाह करनी चाहिए, देखना चाहिए कितनी दलेरी के साथ वो बच्चे और जवान शहीद हो रहे हैं वहां पे, और लड़ाइयां कर हुँ, रहे हैं, और उनको दुश्मन को खत्म कर रहे हैं, मार रहे हुँ, हैं। जो मगरबी सरहद है वो उतनी ही सेंसिटिव है, वहां पे जाके देखना चाहिए। ये उसका काम है। ये जो बाकी जो काम है ना, ये हमारे काम है। जो हुँ, लोग अब डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, या जो आप जैसे लोग हैं, जो सिविलियन। बाकी लोग हैं, गवर्नमेंट्स का काम है ये। हुँ, हमारा काम है इनके बारे में बातें करना, ये इनका काम नहीं है। और ना ही ये इस किस्म की किसी किस्म की रिलेशन, कमर बाजवा भी तो पढ़ पढ़ के सीखा होगा ना। हाँ, हाँ, कमर बाजवा भी अपनी भी सोच रखता होगा, लेकिन कुछ पढ़ पढ़ के भी सीखा होगा। लेकिन ये मामलात उस वक्त होने चाहिए जब आप फौज के यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं, उस वक्त सिर्फ आपका एक काम है, और वो ये हुँ। है कि दुश्मन को मात देना, दुश्मन को मारना और मात देना। तो मेरा ख्याल है कि उससे आगे उसका और कोई काम नहीं है, ना तो ही वो इन ओवरस्टेप कर रहे जनरल। थे? वो अपनी अपनी मैंडेट से ओवरस्टेप कर रहे थे फिर? हाँ, मतलब ये उनका काम नहीं था ना, उनको हुँ, उनको उनको ज़ेब नहीं देता था कि इस तरह के, मैं किसी के लिए, सिर्फ हुँ, कमर जावेद की बात नहीं कर रहा, किसी हाँ, के लिए भी ज़रूरी नहीं। भैया हमारा काम है, हमें करने दें। हुँ, हम यहाँ बैठे हैं इस काम के लिए, आप बैठे हैं। हम लोग गुफ्तगू करेंगे, हम लोग बातें करेंगे, हम लोग बातें करेंगे। योर जॉब इज़ टू डिफेंड द कंट्री एंड टू फिनिश द एनिमी। दैट इज़ हुँ, योर जॉब। आप वो गुड। अपना काम कीजिए, बाकी हमें अपना काम करने दें।
ठीक है। अच्छा, तो ज़रा थोड़ा-सा ज़रा पॉलिटिकल लेवल पे भी आ जाएँ, क्योंकि वो सारी गुफ्तगू जो हमारी वो इसमें ज़्यादा चली गई। लेकिन ये जो इस वक़्त हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, जो सब बहुत ही अजीब सूरत-ए-हाल, इकोनॉमिकली भी देख रहे हैं, पॉलिटिकली भी एक बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि लग यूँ रहा है कि इलेक्शंस जो हैं, वो नहीं किए जा रहे अरेंज, ना ही उनके बारे में कोई इस तरह की सीरियसनेस नज़र आ रही है, बल्कि आज जो तीनों की कल मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना फजल रहमान की और जरदारी साहब की, उसमें उन्होंने कहा जी कि इस पे गौर कर रहे हैं कि जो नई मरदमशुमारी होगी, उस पे इलेक्शंस होंगे। इसका मतलब है कि फिर अब तो आइन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। आइन जो है वो सबवर्ट किया जा रहा है खुदा न खास्ता, और इलेक्शंस नहीं होंगे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? अ, देखिए बात ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी सियासत का एक तो ख़ैर इन्हीं चीज़ों का मलगूबा है। सियासत हमारी क्लियर हेडेड नहीं है, क्लियर सोच नहीं है, हम किसी कानून को मानते नहीं हैं, हम किसी रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, हम किसी खेल के कानून को नहीं मानते। हुँ, हम कहते हैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक खेल खेला जाएगा। अब वो जिसके हाथ में ताकत होती है, पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है। हर ऑपोज़िशन जेल में जाती है, ये कमाल नहीं है? हर ऑपोज़िशन जेल में जाती है। तो इसलिए जैसा वो करते हैं, वो वैसा जब वो ऑपोज़िशन में जाते हैं, तो वो भरना शुरू कर देते हैं। बहरहाल, ये तो हमारी बुनियादी गलतियाँ हो गई, और अगर इससे हमारे जो सियासतदान हैं, सीखेंगे नहीं, तो फिर अपना नुकसान करेंगे। इसको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल फ्रैट्रिसाइड। ये पॉलिटिकली अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, एक-दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। हालाँकि ये हमारा कहना चाहिए एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, हमारा हमारा लीडरशिप कैपिटल है ये जो है, और लीडरशिप कैपिटल को इस तरह अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर ये सारे लोग हमारे मुल्क के मुआशरे को बनाने में और मईशत को बनाने में और आगे चलने में इतनी एनर्जी सर्व कर रहे होते, हुँ, जितनी आपस में हुँ, एक-दूसरे की लड़ाई के अंदर, तो शायद सही हम बात। इस हालत में ना पहुँचते जहाँ पे हम बैठे हैं। तो बुनियादी फ़र्क तो ये है। अब करना क्या चाहिए? ज़ाहिर है गिवन वेज़ एंड मीन्स है। सबसे पहला सवाल तो शायद यहाँ से शुरू होना चाहिए कि क्या इमरान खान को हटाया जाना चाहिए था? नंबर हाँ, 2, क्या अगर इमरान खान को हटा दिया था, चलो जिसने भी हटाया, जिस तरीके से भी हटाया, तो उसको उस तरह की दुश्मनी बन जानी चाहिए थी कि जो 2 बंदों की दुश्मनी है, हाँ, वो पूरे मुल्क को आप अंदर उलझा ले। अच्छा, तीसरी बात, अगर वो हो भी गया था, चलो वी वुड हैव गॉन अबव क्रॉस दैट ब्रिज, गुज़र गए थे हम उससे। तो अगला मरहला ये था कि असेंबलियाँ मेरी नज़र में क्या असेंबलियाँ तोड़ने की कोई गुंजाइश बनती थी? चलने हाँ, दो, शुक्र करो खुदा का, कोई फैसले कर रहा है, कोई बैठा है, चाहे वो परवेज़ इलाही है, चाहे जो मर्ज़ी है। हुँ, हुँ, शुक्र करो खुदा का कोई निज़ाम एक्ज़िस्ट करता है। आपने उस निज़ाम को तलपट कर दिया। जब आपने निज़ाम तलपट कर दिया, तो इसको मैं जो कहता हूँ टाइम एंड स्पेस। इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने स्पेस खाली कर दी, हुँ, मुकम्मल तौर पे मैदान से निकल गया ना, बोला मैं नहीं खेलूँगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। हुँ, अब मुझे प्रीमियर लीग में खिलाना, जब आएँगे ना प्रीमियर लीग वाले, वो कहे प्रीमियर लीग तो नवंबर-दिसंबर में जाके होगा। वो हाँ, तो आजकल तो छोटी लीग चल रही है। तो कहते छोटी लीग में आ जाते, खेलते रहते, साथ-साथ खेलते रहते, थोड़े प्रैक्टिस में भी रहते, अच्छे भी रहते। लेकिन उसने उसको खाली छोड़ दिया, स्पेस क्रिएट कर दी। उस स्पेस में अब आ गई हैं गवर्नमेंट्स, हुँ, इंटरिम गवर्नमेंट्स। उनका हो सकता है रुझान सपोर्ट का हो फॉर द करंट गवर्नमेंट इन पावर, पीडीएम और इमरान खान्स हुँ, ऑपोजिशन। तो टाइम भी दे दिया उनको। अब उनके हाथ में हम बोले अच्छा आज तो हम ये करेंगे, अभी तो हमारे वो सेंसस होना है, फलाना करेंगे, अभी तो हुँ, फलाना दे विल ऑलवेज़ कीप क्रिएटिंग रीज़न्स। हाँ, हाँ, Law as binding in Pakistan as unfortunately it should be. That is हुँ, another unfortunate part of our being as a state. So therefore, when you do not have law in your hand, when you do हुँ, lose the opportunity कि ये जो फलाने जो पुलिस अफ़सर हैं इनको नहीं लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाने थे तो फिर नहीं जाना था ना, अपने हाथ हाँ। में रखिए अफ़सरों को कंट्रोल। तो इसलिए वो जब आपने किसी को और को कंट्रोल दे दिया तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से लगाएगा ना, जहाँ मर्ज़ी लगाना चाहेगा। तो तो असेंबलियाँ तोड़ना फिर आप समझते हैं कि सियासी ब्लंडर था? मेरा ख्याल है ऐसी-ऐसी गलतियाँ हैं, ये हॉन्ट करेगा ना इमरान खान हुँ, को। हुँ, स्पेस क्रिएट कर दी ना, टाइम भी दे दिया दुश्मन हुँ, को, हुँ। ऑपोज़िशन को टाइम दे दिया, जो खेलो टाइम को जब मर्ज़ी जितना मर्ज़ी स्ट्रेच आउट करो। पता है अल्लाह मैं कहता हूँ इसकी सबसे बड़ा रिडेम्पशन ये होगी कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। ये हुँ। खुदा का शुक्र अदा करें पीटीआई वाले अगर 90 दिन में या 120 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, कि शुक्र है खुदा का कि हमारे हाथ से इतना बड़ा नुकसान जो था वो कम हो गया, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि होंगे? नहीं, ये तो नहीं करने देंगे ये जो गवर्नमेंट में है इस वक़्त, जिनके हाथ में आप कंट्रोल है, वो बिल्कुल नहीं करने देंगे। उनकी तो कोशिश है अक्टूबर में ही हो, हर चीज़ अक्टूबर तो में हो। फिर तो आइन तो टूटेगा ना फिर इसमें? आइन क्या इस वक़्त तो आइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भूख से। जहाँ जहाँ भूखा हो वहाँ हराम भी जायज़ है। हुँ, जहाँ भूखा हो वहाँ हराम भी जायज़ है। तो इसको अगर हम थोड़ा-सा ज़रा लार्जर सेंस में लेके जाएँ, असल में हम बहुत छोटे-छोटे ख़ानों में सोचते हैं।
हम हुँ, बड़े तरीके से नहीं सोचते। मुआशी मुश्किलात का वो हमारे ऊपर पहाड़ है। मुल्क बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। मुल्क ही नहीं होगा तो सियासत क्या होगी? हुँ। तो थोड़ा-सा अकल बड़ी समझ करके सोचने की ज़रूरत है कि यार यहाँ पे तो हराम भी अल्लाह पाक ने जायज़ दिया हुआ है, अगर तुम भूखे मर मुल्क जाओगे खतरे में नज़र आ रहा है आपको इस वक़्त? बहुत बड़े खतरे में अगर हम अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर सीधे नहीं होंगे आईएमएफ के साथ, अल्लाह करे हमारे तरक्की का बन जाए, डिफ़ॉल्ट ना करें। हुँ, 2 ही बड़े सबसे बड़े चैलेंजेस डिफ़ॉल्ट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज एंड देन इज़ हाँ, महँगाई। महँगाई ये कौम कहीं न किसी तरीके से सब्र शुक्र करके बर्दाश्त कर लेती है। डिफ़ॉल्ट कर गया तो मुल्क ही खत्म हो जाएगा। तो हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते ये चीज़ें। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन इतनी जल्दी करवाएँगे। अगर हो जाएँ तो पाकिस्तान की बक़ा है, पाकिस्तान की बेहतरी है और मैं कहता हूँ पीटीआई को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आखिरी आखिरी सवाल हिमांशु साहब आपने मुझे याद होगा पिछले दिनों में माइक पोम्पेओ की एक स्टेटमेंट आई थी, याद है ना जी? जिसमें उसने कहा कि न्यूक्लियर जंग होने लगी थी पाकिस्तान और इंडिया की। तो वो मैं उसके देख रहा था कि उसने जो उसमें पूरी स्टेटमेंट में आखिर में ये आके लिखा कि मैंने जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आई कॉल्ड द एक्चुअल रूलर ऑफ पाकिस्तान, हुँ, हू वाज़ जनरल बाजवा साहब। ठीक है जी, उन्होंने उनको कॉल तो अब इस सिचुएशन में जो एक्चुअल रूलर हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं या वो पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा देखें रूलर कोई भी हो पाक एक्चुअल हो या एक्चुअल ना हो, वहीद काकड़ हो या मुशर्रफ हो या कमर जावेद बाजवा हो, मैं 3-4 एग्ज़ाम्पल आपको या हुँ, कियानी हो, ठीक। सब एग्ज़ाम्पल अपने हाथ में रख लें, जहांगीर करामत हो, उसको सिर्फ़ एक चीज़ से मोहब्बत है और वो है पाकिस्तान। हुँ, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है कि हाँ, पाकिस्तान को किस तरीके से मैं मदद कर सकूँ। हुँ, जहाँ कमर जावेद बाजवा की अंडरस्टैंडिंग गलत थी, डिफरेंट थी। मैं मतलब मेरा काफ़ी उनके साथ उसके साथ राब्ता इन द सेंस रहा कि उसको समझाने-बुझाने के अंदाज़ में बहुत हुँ, सारे लोगों ने बहुत सारा उसके साथ ताल्लुक था। हाँ, वो ओपन जनरल था, खुला जनरल था, खुली तबीयत का था। लेकिन एंड में जब इमरान खान और उसकी आपस की दुश्मनी बन गई, हाँ, तो फिर उससे बड़ा होना पड़ने की ज़रूरत थी। हुँ, पाकिस्तान वाज़ बिगर देन बोथ ऑफ देम। वो गालिबन वहाँ पे उन्होंने फ़ेल किया। लेकिन मेरे ख़्याल में जितने भी जो एक्चुअल रूलर्स हैं, उनको सिर्फ़ एक ही सेंस है, वो पाकिस्तान का सेंस है, अपनी लेकिन अब एक और चीज़ भी समझ आनी चाहिए, यार हुँ, ये इकोनॉमी हमारे बस की बात नहीं है, हम समझ नहीं पाते। आपको बहुत बहुत इसके ऊपर सिर मारना पड़ता है, बड़ी समझने की ज़रूरत होती है। इकोनॉमी होती क्या है? बनती कैसे है? क्या किन-किन चीज़ों का ख़्याल करना पड़ता है? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो सिविलियन रूलर्स हैं, उनको समझ है। अगर उनको बहुत समझ ज़रूरी। है भी, इतने मैं ये कहना नहीं चाहता लफ्ज़ आपके प्रोग्राम पे, लेकिन मुझे नहीं ख़्याल अगर नीयत अच्छी हो, हुँ, हुँ, साफ़ भी हो और वरना उनके पास तो लीगल पावर्स भी हैं, उनके पास तो मैंडेट भी है, उनके पास तो हाँ, हर किस्म की कौन है जो इस मुल्क को आगे लेके नहीं जा सकता? क्यों कहते हैं टेक्नोक्रेट्स को ले आओ, इनको छुड़ा दो, क्या हाँ, हो जाओ? टेक्नोक्रेट कोई मतलब वो खुदाई वो मखलूक है जो कि वो आप ही की तरह के लोग हैं, सिर्फ़ शायद नीयत की तरह बेहतर होंगे। हुँ, फ़र्क इतना ही होगा। अपनी जेबें भरने की बजाय वो मुल्क का सोच रहे होंगे। मे बी दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। हुँ, लेकिन हुँ। इट्स नॉट अबाउट टेक्नोक्रेट्स, इट्स अबाउट आवर पॉलिटिकल सिस्टम राइटिंग itself so that it can serve the people of Pakistan and this nation and the country that we are so lucky to have. आखिरी क्वेश्चन, एनी ग्लिमर ऑफ होप? 30 सेकंड्स। Yes. IMF is coming back. I think we will save from default. हुँ, एंड देन स्टार्ट्स आवर नेक्स्ट व्हिच इज़ अ बिगर टेस्ट वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों को मैंने एक जगह आज ही के मज़मून में लिखा अगर किसी को मौका मिले ज़रूर पढ़े मैंने कहा कि कैसा लगता है जब लैंड क्रूज़र से आप उतरें और निकल के बाहर हाथों से भीख माँगना शुरू करें लैंड क्रूज़र से। हुँ, तो कम से कम और कुछ नहीं तो लैंड क्रूज़र ही बंद कर दो। दूसरा मुझे हाँ, जो आप डोनर कॉन्फ्रेंस में जाते हो, आप कहते हो हम तबाह हो गए, हम मर गए, हम बर्बाद हो गए और गुची के आपने सूट और जूते पहने हुए। तो आपको शर्म हाँ। नहीं आती वो जो देख रहा है आपको? मैंने लिखा है मैंने कहा अगर माँगने जाए ना, तो कम से कम भीख माँगने वाले का ड्रेस ज़रूर पहनना चाहिए। ओए होए होए होए! और कुछ नहीं तो अपनी सोच को ही बदलो। क्या बोले इंसान इसके अलावा आप क्या सिवाय बोले, सही आपका बात है। आपका प्रोग्राम दुनिया भर में जाता है, मैं कोई लफ्ज़ हाँ, ऐसे नहीं, नहीं, बड़ी मेहरबानी माशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका और इट्स रियली अ प्लेज़र टू हैव यू ऑन। आपसे मिलके बड़े खुशी हुई बड़ी देर के बाद और अल्लाह करे कि जो आपने बातें की हैं वो सुनी जाएँ और उनके ऊपर अमल भी हो और इंशाअल्लाह आपसे राब्ता भी रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ। मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए ख़ेशरा तू दानी हिसाब कम व बेशरा मुझे इसरार साना को शहज़ाद चौधरी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।